आज के हमारे कलाकार हैं जाने माने गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार नितिन रायकवार। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज हमारे साथ हैं सिंगर, लिरिसिस्ट और कलाकार नितिन रायकवार। नितिन जी, बहुत 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 स्वागत विविध भारती के स्टूडियो में। बताइए कैसा लग रहा है स्टूडियो में आके? स्टूडियो में आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बचपन से इस कार्यक्रम को मैंने सुना है और आज मैं इस कार्यक्रम में एक कलाकार के तौर पर हाजिर हूँ और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आपने कहा कि बचपन से आपने विविध भारती सुना है। ये बचपन कहाँ पर बीता था आपका, ये बताइए। मेरा बचपन बीता था लोगांव, जो पूना में लोगांव करके है, जहाँ पे अभी भी एयरपोर्ट भी है और मिलिट्री एरिया है पूरा। अच्छा। वहाँ पर मेरा बचपन बीता था। वहाँ पे मैंने पढ़ाई की और बहुत मस्ती की। किस तरह की मस्ती की आपने वहाँ पर? मस्ती क्योंकि वहाँ पे खेत होता था और वहाँ पे इमलियाँ चुराना, मूंगफलियाँ चुराना, आम चुराना, दोस्तों के साथ जाना, नदी में तैरना और पूरा दिन वहीं पर बिताना नदियों में। तो धुलाई कौन करता था? धुलाई मेरे पिताजी करते थे। पिताजी किस बात पर नाराज रहते थे जो धुलाई हो जाती थी? अब इसलिए पढ़ाई नहीं करता था मैं और स्कूल जाता नहीं था, लेट ज़्यादा देर तक सोता था क्योंकि मेरा हक था, क्योंकि मैं बच्चा था। बहुत सही है। और स्कूल में मास्टर जी की क्या राय रहती थी आपके बारे में? वैसे स्कूल में मेरे जो टीचर मास्टर जो थे वो काफ़ी खुश रहा करते थे क्योंकि मैं स्कूल जाया नहीं करता था। लेकिन जब मैं स्कूल जाता तो मैं क्या करता था, जिस दिन एग्ज़ाम होते थे ना, उसके 2 दिन पहले इतनी पढ़ाई कर लेता था कि मैं पास होके आ जाता अच्छे मार्क्स से। हाँ, मतलब ये कि एग्जाम पे पूरा ध्यान था। एग्जाम तो पे जिन पूरा दिनों ध्यान में स्कूल लगता था और आप नहीं जाते थे तो आप होते कहाँ थे? मैं दोस्तों के साथ रहता था, फिल्में देखने जाता था और गाने गाता था, तो बहुत बदमाशियाँ करता था। मतलब ये ना घर को पता ना स्कूल को पता, ये भाग के देखी हुई फिल्म है। भाग के देखी हुई फिल्में। उस समय पैसे इकट्ठा करते थे और 1 रुपये टिकट था, वीडियो थिएटर हुआ करता था। हाँ। तो वहाँ पर कभी मिथुन की फिल्म थी, कभी जैकी चैन की, ब्रूस ली की फिल्म, ऐसे फिल्में देखने का बहुत शौक था। अच्छा, तो तब क्या कभी सोचा था कि ऐसे आप भी फिल्म इंडस्ट्री में आ जाएंगे किसी दिन? नहीं, वो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ जाऊँगा एक दिन। ये सब बाद में हुआ जब मेरे डैडी जो थे उन्होंने भी ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक ऑर्केस्ट्रा ऑर्गेनाइज करते थे, वो खुद का एक था नीलकमल ऑर्केस्ट्रा और ऐसा कुछ उन्होंने खोला था। तो वो गाने गाते थे या क्या करते थे? नहीं, वो शोज रखते थे वो। अच्छा। तो डैडी के दोस्त थे जॉनी लीवर साहब, ओहो, मशहूर कॉमेडियन। मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर साहब। डैडी के साथ मैं जाया करता था शोज़ में, तो मुझको ऐसा लगा कि मैं भी स्टेज पे जाऊं। 1-2 बार डैडी ने मुझे भेजा भी था स्टेज पे। तो क्या किया आपने वहां पर, गाना गाया या कुछ और किया? नहीं, मैंने जॉनी लीवर साहब की मिमिक्री की वहाँ पे। मैं बताइए कैसे किया? उनके जो प्रोग्राम्स होते थे, हाँ आइटम्स, हाँ, वो गुंडा जो मिमिक्री मेलेडी, करते थे नील जो। कमल, हाँ। तो वो मैंने कॉपी करना शुरू किया और फिर बाद में मुझको शौक चढ़ा कुछ आवाज़ें निकालने का शौक। फिर उस ज़माने में गाना भी था नवीन पोपट हाँ लगला मिठू मिठू बोलाइला, वो भी गाना मैंने स्टेज पे गाया था। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से वैसे लोग मिलने लग गए हैं, फिल्मी लोग, कलाकार लोग, सिंगर लोग। तो बस वो उस टाइम में मुझको शौक आ गया ऐसा। अच्छा, और एक तरह से ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करते हुए आपका शौक जो है वो आगे बढ़ता चला गया। तो क्या गाने ही गाना शौक हुआ करता था या एक्टिंग वेक्टिंग का शौक था? गाने गाने का भी शौक था, लिखने का भी शौक था, एक्टिंग करने का भी शौक था। मैंने बचपन में 2 फिल्में की एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, एक धड़ाका और एक नया उजाला, जिसमें शम्मी कपूर, राज कपूर साहब भी थे, जॉनी लीवर साहब भी थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तब मेरी उम्र ख्याल से 10-11 साल का रहूँगा मैं। उसके बाद जैसे जैसे मैं गाने लिखने लग गया तो फिल्मों में भी मैंने 5-6 फिल्मों में काम किया है। जैसे राम गोपाल वर्मा की मस्त फिल्म थी, उसमें भी मैंने एक चीकू मात्रे का रोल अदा किया था और गाने भी सारे लिखे थे उसके। तो गाने भी लोगों ने पसंद किए। रुकी रुकी थी जिंदगी। तो मतलब ये कि एक्टिंग का जो शौक है वो बहुत बचपन से लग गया था। हाँ, एक्टिंग का शौक बचपन से लगा। रेडियो से किस तरह का ताल्लुक था? कितना रेडियो सुनने को मिलता था गांव में, लो गांव में जहाँ पूना में आप थे? रेडियो तो दोस्त ही हुआ करता था सर। रेडियो जो था वो साथी था। क्या बात है! सुबह ही रेडियो से होती थी और रात को भी जो हवा महल उस समय क्या होता बात था। है! सही है। तो उस दौर का एक गाना सुनते हैं, फिर आगे की बातें करेंगे। तो अपनी पसंद का गाना बताइए, फिर आगे की बात करते हैं। वैसे तो हजारों गाने पसंद के हैं क्योंकि बिल्कुल। बचपन से रेडियो सुन रहे हैं। आप तो जानते हो रेडियो में कितने गाने बजते हैं, दिन रात गाने बजते हैं। दिन रात बजते हैं। रफ़ी साहब है, लता जी है, आशा जी है, मन्नाडे साहब है, किशोर कुमार साहब है। आज भी इतने गाने जो दुनिया में नए नए गाने आ रहे हैं, वो गाने लोगों को याद नहीं रहते हैं और लोगों के मुंह से सिर्फ रफ़ी साहब और
किशोर जी और ये गाने निकलते। बिल्कुल। आप कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे? मैं सुनवाना चाहूँगा, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। क्या बात भाई, बेहतरीन गाना आपने सुनवाया। और कितना अच्छा तो गुनगुनाते हैं आप। क्या उस जमाने में, बचपन में, जब दिन रात रेडियो साथ हुआ करता था और हर जगह आप रेडियो लेकर जाया करते थे, कभी किसी से गाना सीखने जैसी बात बनी? गाना कहीं भी सीखा नहीं, बस सुनता रहा और गाता रहा, सुनता रहा गाता रहा। अच्छा, और दोस्तों के बीच तो आप तो हीरो हुआ करते होंगे। हाँ, गाना गाते थे बचपन तो सब में- लोग बोलते होंगे भाई गाना गाओ। आप जानते हो कि एक आपका भी बचपन में बता दूं कि आपने भी, मैंने भी और हमारे जो पूर्वज है, सब लोगों ने अंताक्षरी खेली है। बिल्कुल खेलिए, जम के खेलिए। हाँ, तो वही अंताक्षरी खेलते खेलते उसी को आप समझ लो एक रियाज प्रैक्टिस। अच्छा अच्छा, ये सारी चीजें चलती रहती थी। जी। उस जमाने में रेडियो सुनते हुए कभी ख्वाब में भी आपने सोचा था कि किसी दिन आप जिस विविध भारती को सुन रहे हैं उसी विविध भारती के स्टूडियो में बैठे होंगे और आपका इंटरव्यू चल रहा होगा? ये तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था, और आज सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर हूँ, और मुझे आज का दिन तो लिख कर रहूँगा मैं, क्योंकि वाकई में ये रेयरली किसी के साथ होता है। जब कोई आर्टिस्ट बनता है तब जाके वो इस जगह पे आता है और उसको उस चीज़ की खुशी महसूस होती है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करते हुए फिल्म इंडस्ट्री का रास्ता आपके लिए किस तरह से खुला था? क्योंकि जब मेरे पिताजी ने देखा कि ये तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, ज़्यादा इसका ध्यान सिर्फ गाना गाने में या दोस्तों के साथ घूमने में या फिल्में देखने में हो रहा है, तो इसके लिए सबसे अच्छी जगह है मुंबई शहर। तो मुंबई शहर में मेरे पिताजी ने एक पेइंग गेस्ट करके मुझको एक जगह रखा जहाँ मैं पेइंग गेस्ट था। बस मैं यहाँ पे रह के घूमता था, यहाँ पर इस ऑफिस उस ऑफिस जाता था। कितनी उम्र रही होगी जब आप मुंबई आए? मेरे ख्याल से 11 साल का था मैं। तो मैंने जब एक फिल्म की थी, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि मराठी फिल्म, हिंदी फिल्म, वहाँ पर एक लड़का चाइल्ड आर्टिस्ट मास्टर जावेद, काफ़ी फेमस है, जिसने खुदगर्ज में शत्रुघ्न सिन्हा साहब का बचपन किया था, काला बाजार, बाप नंबर बेटा 10 नंबरी में शक्ति कपूर का बचपन किया था। तो उससे मेरी दोस्ती हुई और हम लोग ने स्टूडियो में कंचे खेले। अच्छा स्टूडियो में ही? स्टूडियो में ये वाकया था पूना का। उसके बाद जब मैं पेइंग गेस्ट रहने लग गया तो एक बार मुझे बांद्रा स्टेशन में वो मिल गया। अच्छा। तो फिर हमने बोला अरे तू, फिर हम लोग साथ में जाने लगे। फिर वो जहाँ जहाँ उसकी शूटिंग होती थी मैं उसके साथ जाता था। वो एक फिल्म कर रहा था मिस्टर आज़ाद और अंदाज, अनिल कपूर साहब के साथ। अच्छा। तो उस सेट पे मैं जाने लग गया। तो मैं तब तो गाने लिखता था। तो एक बार वो जो बच्चे थे वहाँ जो काम कर रहे थे फिल्म में, उन्होंने मेरे गीत को गाया। हाँ तो अनिल कपूर साहब ने सुना, बोले कौन सी फिल्म का गाना है? हाँ। तो उन्होंने कहा अरे जावेद के दोस्त ने लिखा है। अच्छा तो अनिल कपूर साहब ने मुझे बुलाया और वहाँ तूने लिखा? मैं बोला हाँ। बोला झूठ बोल रहा है? हाँ। तो नहीं मैंने लिखा। तो अनिल कपूर साहब ने बोला कि एक गाना है बस कंडक्टर नाम की, मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, तो उसके लिए कुछ लिख सकता है तो बता। तो मैंने 10-15 मिनट में गाना लिख दिया। तो उनको पसंद आ गया। फिर उन्होंने मुझको कैरी किया, वहाँ से हम लोग लाडला की सेट पे गए। अच्छा। वहाँ सब लोग खुश हो गए और फिर अनिल कपूर साहब ने ही मुझे पहला ब्रेक दिया। हाँ। जो तेरी तिरछी नज़र में है जादू जो गाना था, ओके। पहली बार मुझे ब्रेक दिया, मेरा नाम दिया बाकायदा। और मुंबई पुणे मैं आने जाने लग गया था। तो अनिल साहब ने मुझे अपने घर में भी मुझे एक ग्राउंड फ्लोर पे एक जगह दी कि तू यहाँ रह करके। अरे क्या बात है। अच्छा, जब ये गाना आपने लिखा और अनिल कपूर को सुनाया तो अनिल कपूर साहब ने क्या कहा तारीफ में? पहले तो उनको भरोसा नहीं हुआ था कि मैंने लिखा है। 15 मिनट में तो लिख ही दिया आपने, बताया। हाँ, तो उसके बाद तो उनको इतना भरोसा हो गया कि वो मुझे हर जगह साथ ले जाते थे। वो जब वो डबिंग करते थे या शूटिंग में, तो समझ लीजिए मेरे 4-5 साल तो उन्हीं के साथ बीते। अरे क्या बात है। उन्होंने हेल्प किया, काफ़ी लोगों से मिलाया, इंट्रोड्यूस किया, काफ़ी लोगों से जान पहचान करवाई। तो जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था, तेरी तिरछी नज़र में है जादू, क्या महसूस हो रहा था आपको? आपके लिए तो एक सपना पूरा होने जैसा था ये मोमेंट। ऑब्वियसली सर, ये तो ऐसा लग रहा था कि मैं सपना ही देख रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले आपको कोई जानता नहीं और 2 दिन बाद आपने जिन लोगों को फिल्मों में देखा है, तो सपना ही सामने था। बड़े बड़े लोग थे। कौन लोग गा रहे थे? उदित नारायण साहब गा रहे थे इसको। और सोचिए कि आपने अलका उनके याग्निक गाने जी गा रेडियो रहे पर थे। सुने होंगे, अलका याग्निक के गाने रेडियो पर सुने होंगे। वो लोग अनिल गा कपूर रहे साहब से मिलने के बाद तो सब चीज़ें बदल गई सर। सब बड़े बड़े लोग सामने आने लग गए। अनिल कपूर साहब माधुरी दीक्षित से मिला रहे हैं, अनिल कपूर साहब पंकज पराशर से मिला रहे हैं, बोनी कपूर साहब से मिल रहा हूँ, श्रीदेवी जी से मिल रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है एक बच्चे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जब ये गाना रिकॉर्ड होते ही, फिल्म में आते ही चारों तरफ बजने लग गया, तो नितिन रैकवार को, जो लोगांव पूना के रहने वाले थे, कैसा महसूस होता था? बहुत अच्छा महसूस होता था सर। गांव के लोग क्या बोलते थे? गांव के लोग
मैं तो मुंबई का ही हो गया था। मैं रिटर्न गया ही नहीं समझो। तब क्या हो गया, असल में मेरा उठना बैठना सब दूसरे काम आने लग गए मेरे पास, तो इसी में हो गया था। जैसे सुनील शेट्टी साहब हो गए और अपना राम गोपाल वर्मा साहब हो गए, तो इनके साथ मिल मिल के सबसे काम ले रहा था और काम में धीरे धीरे busy आगे काम बढ़ता गया। आपने कहा कि अनिल कपूर जी ने आपको बहुत अलग अलग लोगों से मिलवाया, जी। तो ये जो मुलाकातें थी ये काम में किस तरह से तब्दील हो रही थी? क्योंकि फिल्म में हर किसी को एक अच्छा गाना चाहिए होता है, तो लोगों को ऐसा लगा ये नया लिख रहा है, कुछ अच्छा लिख रहा है, तो लोग मुझे सिचुएशन सुनाते थे और मैं लिखता था गाने। जैसे कौन म्यूजिक डायरेक्टर? म्यूज़िक डायरेक्टर से मेरी मुलाकात बहुत कम हुई। सबसे ज़्यादा मुलाकात तो मेरी एक्टर और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, बिल्कुल। इनसे मिलता था और ये मुझे काम दिलाते थे अपनी फिल्मों में। जी। आनंद मिलिंद साहब जो म्यूज़िक डायरेक्टर, उनके साथ भी मैंने काफ़ी काम किया। मास सॉन्ग, टपोरी सॉन्ग इसी नहीं, मैंने कुछ फिल्में किए, मेरे सपनों की रानी, जजंत्रम ममंत्रम, छोटा चेतन, अच्छा अच्छा। तो ये सब चीज़ें। लव सॉन्ग्स भी काफ़ी है मेरे। श्याम अकदावर जानते हैं आप, बिल्कुल। उनका भी डेब्यू एल्बम था जाने किसने, मोहब्बत कर ले, वो भी मैंने लिखा था। अरे वो तो बड़े हिट गाने हुए थे ना शमक दावर के एल्बम हाँ। के, मोहब्बत कर ले काफी सुना जी गया। हाँ, लेकिन हुआ ये कि आती का खंडाला, अपुन बोला तू मेरी लैला, तो लोगों को ऐसा लगा कि ये मैं हूँ। अच्छा, एक एक्चुअली खांचे में आपको बांध दिया हाँ, गया। बांध दिया गया। लेकिन हर जॉनर का गाना लिखता हूँ मैंने। अपने छोटा चेतन के देखो, बच्चों के गाने, जी बिल्कुल। जजंत्रम ममंत्रम, वो भी बच्चों के गाने हैं। अब मुझे ये बताइए कि इन सब चीजों की हम बातें जरूर करेंगे। पहला गाना आने के बाद दूसरा बड़ा मौका कौन सा था जो आपके सामने आया था? दूसरा मौका तो ये था आती का खंडाला। ये कैसे मिला था आपको? क्योंकि गुलाम बहुत बड़ी फिल्म थी, आमिर खान थे, रानी मुखर्जी थी, कैसे हो गया ये जादू? दरअसल उस वक्त एक आमिर खान साहब की एक फिल्म बन रही थी, उसमें कुछ शायरी चाहिए थी लिखने की, टपोरी शायरी शायद, ऐसा कुछ। तो नीरज वोरा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। डायरेक्टर नीरज वोरा जो डायरेक्टर अब रहे नीरज वोरा, नहीं। हाँ, जो रहे नहीं। उन्होंने सुना था मेरा गाना आती का खंडाला। ये आपने पहले ही लिख रखा था? हाँ, ये पहले लिखा रखा था मैंने। तिरछी नज़र में जादू भी पहले लिखा रखा था। बहुत से गाने जो मैंने पहले लिख रखे थे, जिसको सुन के वो लोगों ने सिचुएशंस बना के फिल्मों में डाला। तो मैं गया था गुलाम की शूटिंग में, दूसरे काम से गया था, लेकिन वहाँ जब बैठे थे तो मैंने ये गाना सुना दिया आमिर खान साहब को, तो उनको काफ़ी पसंद आया गाना। फिर विक्रम भट्ट साहब भी थे, उन्होंने डिसाइड किया कि गाना इस फिल्म में होना चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने इस गाने की वजह से फिल्म में सिचुएशन ऐसी बनाई कि वो उस पर फिट हो जाए। अच्छा, मतलब इत्तेफाकन सेट पर आमिर खान से आपकी मुलाकात होती है और आप उनको ये गाना सुनवाते हैं। हाँ, और उनको तुरंत पसंद आ जाता है। तुरंत पसंद आया आपने था। पढ़ के सुनाया था या गा के सुनाया था? मैंने गा के, क्योंकि मेरे बहुत से गाने हैं जिनको मैं पूरे ट्यून के साथ ही बना देता हूँ, उसके अच्छा। उसी ट्यून के साथ ही निकलते गाना। तो जब आप गा रहे थे तब भी ये तय नहीं था कि ये गाना आमिर खान गाने वाले हैं? नहीं, तब भी ये तय नहीं था। तो ये कैसे हो गया? तो ये ऐसा हुआ कि अलका याग्निक जी ने और मैंने गाना गाया था। अच्छा। हाँ, मेरी क्यू वॉइस थी। फिर आमिर खान साहब को सबने बोला आप भी गाओ, फिर उन्होंने उसको प्रैक्टिस किया और उन्होंने गाया। अरे वाह, मतलब आपने पहले डबिंग जो गाने की हुई हाँ, उसमें आपकी आवाज़ थी। जी। तो क्या आपने ट्यून आमिर खान साहब को बताई कि ये इस तरह से आपने सोचा है इसको? वो ट्यून के साथ ही सुनाया था ना मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा क्या, पहले ऐसे कुछ ऐसे टेबल कुर्सी जो भी बजाते हुए सुना देता वो गाना, वही ट्यून और वर्ड्स वही होते। अच्छा अच्छा। तो जब आमिर इस गाने को रिकॉर्ड कर रहे थे अपनी आवाज़ में, कैसा लग रहा था आपको? बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सही जा रहा था। क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो गाना सुनते हैं तो ये गाना कुछ अलग ही हटके लग रहा था, क्योंकि इसमें कोई सिंगर जैसी बात नहीं थी। इसमें ये था कि एक जो फिल्म में जो कैरेक्टर है वही कैरेक्टर गा रहा है। वो अपनी बातचीत की स्टाइल में कर रहा है वो। हाँ और आमिर तो बड़े परफेक्शनिस्ट हैं, बहुत जो भी काम करते हैं उसको मुकम्मल करते हैं। हाँ। तो उन्होंने कुछ सजेशन वगैरह दिया इस गाने में? नहीं, इस गाने में कोई सजेशन नहीं दिया। ये गाना जैसा था एज इट इज़ वैसे ही हुआ। क्या आपने सोचा था कि इस गाने का सफ़र इतना लंबा होगा और ये गाना एक तरह से एक जुमला बन जाएगा, आती क्या खंडाला? नहीं, ऐसे सोचा नहीं था सर। क्या बात है। जब गुलाम रिलीज़ हुई और ये गाना तो उसके बाद चारों तरफ बजा और हर तरफ बजता ही चला गया और नितिन रैकवार की पहचान बन गया। जी, तो कैसा लगा नितिन रैकवार को? बहुत अच्छा लगा सर। इस गाने के बाद एक चीज़ हुई कि टपोरी गानों से जोड़कर आपको रख दिया गया। हाँ, यानी ये कि अगर किसी खास शैली में गाना लिखना है तो नितिन को बुलाया जाए। हाँ, ये तो हुआ।
क्या आपको लगता है कि ये आपके लिए फायदेमंद चीज थी या फायदा और नुकसान दोनों था? नहीं, एक्चुअली ये अच्छी बात है कि जब जब आतिक्य खंडाला को याद किया जाएगा गाने को, तो मुझे भी याद किया जाएगा। बिल्कुल और फिल्में जैसे बन रही थी, जैसे गुलाम फिल्म थी, उसमें आमिर खान का जो कैरेक्टर था वो टपोरी का था। बिल्कुल। उसके बाद इमिडिएटली जोश फिल्म आई, मंसूर खान की। मंसूर खान साहब ने मुझको बुलाया और उन्होंने मुझको वैसे ही गाना मांगा जैसे आतिक्य खंडाला था। उन्होंने यही बात कही। हाँ, यही बात की। तो फिर मैंने गाना बनाया, अपन बोला तू मेरी लैला। और ट्यून व्यून सब वैसी थी। हाँ, ट्यून व्यून सब वैसे ही थी। और ये कैसे तय हुआ कि शाहरुख गाएंगे? ये उन्होंने डिसाइड किया क्योंकि आमिर खान गा चुके थे। तो शाहरुख साहब आए, उन्होंने उस गाने को गाया। अच्छा, अब तो नितिन रैकवार के लिए बड़ी बात हो गई थी कि एक तरफ एक गाना आमिर खान ने गाया, दूसरा गाना शाहरुख खान ने गाया। हाँ, उसके बाद वो कंटिन्यू होता चला गया। हाँ हाँ। और किन किन स्टार्स ने आपके गाने गाए? यानी कुछ लोगों ने गाए, कुछ लोगों ने गाए नहीं, लेकिन उनके ऊपर पिक्चराइज हुआ। हाँ हाँ। जैसे गाना था शर्माना छोड़ दाल। ये आइडियाज कहाँ से आते हैं आपके दिमाग में, इस तरह के टपोरी गानों के हुक लाइंस, और ये आइडियाज कहाँ से आते हैं? वो इसलिए क्योंकि सर मैं किताबें पढ़ता नहीं। सबसे पहली बात, मैं दुनिया को पढ़ना पसंद करता हूँ, तो मैं ज़्यादा पब्लिक में ही रहता हूँ। अच्छा, तो तो वहाँ से उठाते हैं? वहाँ से उठाता नहीं, उठ जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा जो दोस्त जो था जावेद, जो जिससे आप बैंड्रा स्टेशन में मिले थे। बैंड्रा स्टेशन में मिला था, शूटिंग हमने साथ में की थी राज कपूर साहब के स्टूडियो में, पूना मेलोनी में। तब राज कपूर से भी मुलाकात हुई थी? राज कपूर साहब से मुलाकात नहीं हुई मेरी, उनके स्टूडियो की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है। उनसे मुलाकात होती तो और अच्छा लगता। तो वो जावेद जो थे, वो जब मुझको ज़्यादा काम आता था ना, 2-3 गाने लिखने, 4 गाने लिखने, तो मैं खुद के पैसे से एक होटल में रूम ले लेता था बैंड्रा में कहीं भी। तो वो होटल में रूम ले लेता था और 2-3 दोस्तों को भर देता था उसमें, ताकि मुझको कुछ गाना लिखना है, लेकिन दोस्तों को रूम में वो लोग आते हैं और अपने ऐश करते थे, जो भी खाना मंगाना हो जो भी है। तो जावेद सो रहा था, दूसरा एक दोस्त था राहुल, उसने बोला यार जावेद सब तो सो रहे ले। तो मैंने सोचा जावेद भाई सो रे ले, अच्छे खासे सो रे ले। तो उसी को गाना बना दिया और वो गाना फिल्म में आया, जिसे सोनू निगम साहब ने गाया। अच्छा, और ये गाना भी हिट हुआ था। ये कौन सी फिल्म का गाना था? जानी दुश्मन। तो ये आम जिंदगी का जुमला जो होटल के कमरे में बोला गया, हाँ, उसको उठा के आपने गाने में बदल दिया। गाने में बदल दिया। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ एक गाना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो अभी श्रोता हमको सुन रहे हैं उनको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। गाने बनने की कहानियां सुनने में किसको मजा नहीं आएगा? हाँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे एक गाना था मेरा दो आंखें बारात फिल्म का, हाँ जिसमें गोविंदा साहब थे, उसमें भी मेरा गाना था, तेरे बाप को मैंने देखा बैंड्रा स्टेशन पे, तो बोला अंकल नमस्ते, बापू बोला बेटा घर को आना, चाय पी को जाना, अरे इसका मतलब तेरी मेरी फैमिली को रिश्ता मंजूर, चल पिक्चर को चलते तेरे बाप को। बिल्कुल बाकायदा टिपिकल टपोरी लैंग्वेज में उसी तरह के एक्सप्रेशंस के साथ आप Yes, गाना yes, बना लेते हैं। यस। ये क्या है, एक मज़ा आता है और इसको लोग जब सुनते हैं तो उनके लिए भी कुछ नया रहता है और इंटरेस्टिंग रहता है, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। बिल्कुल भाई। नितिन जी, आपने बताया कि गाने आप किस तरह से लिखते हैं, और आपने ये बताया कि एक तरफ तो आमिर खान साहब ने गा दिया, दूसरी तरफ शाहरुख खान साहब ने गा लिया, जी। उसके बाद शर्माना छोड़ डाल टाइप की चीज़ें भी हो गई, और फिर बहुत बाद में चल के जॉन अब्राहम से भी गवा लिया आपने। ये स्टार से टपोरी लैंग्वेज में गवाने का शौक हो गया है क्या आपको? जी, दरअसल बात यह है कि फिल्म में उनका कैरेक्टर वही है। अच्छा। जैसे जोश में आपने देखा शाहरुख खान का कैरेक्टर वो था, गुलाम में आमिर खान का कैरेक्टर वो था, वैसे वेलकम बैक में भी जॉन इब्राहिम जो है वो टपोरी कैरेक्टर है। तो उनके जो फिल्म में जो डायलॉग्स चल रहे हैं वो उसी हिसाब से, तो उस चीज़ के लिए बुलाया गया। हाँ। अनीस बज़मी साहब ने मुझको बुलाया। बिल्कुल। अनीस बज़मी साहब बहुत अच्छे इंसान भी है, उन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प की है। जब मैं बॉम्बे में, मेरे पास घर नहीं था, तो उनका एक फ्लैट खाली था वहाँ पे वर्सोवा में, तो उन्होंने यहाँ वहाँ सोचा नहीं और चाबी दे दी मुझको, बोले रहे इधर। क्या बात तो है। वहाँ पे भी मैं 4-5 साल रहा। तो काफ़ी अच्छे शख्स है और उनके साथ काम किया मैंने, और अभी कर भी रहा हूँ कुछ और। तो फिर उन्होंने कहा कि जॉन इब्राहिम के लिए गाना लिखना है, जी। और आपने कैसे हुक लाइन बनाई? टाइम लगाए काय को, बन जा मेरी बाई को, शादी मुंबई में करेंगे हनीमून दुबई को। ओहो। तो ये टाइम लगाया काई को कहाँ से आया? टाइम लगाएगा क्यों टाइम लग वेस्ट कर रही है।
ठीक है, ये बताइए कि हिंदुस्तानी सिनेमा में एक खास तरह की लैंग्वेज को लेके आप आए और एक के बाद एक गाने लिखते चले गए और लिखते ही नहीं चले गए, बाद में म्यूजिक डायरेक्टर भी बन गए और सिंगर भी बन गए। जी। तो मुझे ये बताइए कि बतौर सिंगर पहला गाना आपने कहाँ पर गाया था, कौन सी पिक्चर में गाया था? बतौर सिंगर मैंने गाया था गाना आंखें फिल्म का, जिसमें अमिताभ बच्चन साहब है और अक्षय कुमार साहब है, परेश रावल साहब है। बिल्कुल। तो उसमें विपुल शाह, वो मेरे अच्छे दोस्त भी है, उनके लिए मैंने गाना गाया, फटेला जेब सिल जाएगा। ये गाना कैसे बना? बिल्कुल सिचुएशन वही थी कि वो तीनों जो थे, अर्जुन रामपाल, परेश रावल साहब, सोचते कि भाई हम लोग कितने कड़के हैं, कब अपने पास पैसे आएंगे, क्या हम ऐसे ही रहेंगे। तब वो सिचुएशन पे गाना आता है, फटेला जेब सिल जाएगा, जो मांगोगे मिल जाएगा, जो चाहेगा मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे छोटे, अच्छा खासा हिल जाएगा। और वो गाना भी बहुत हिट हुआ। वो भी गाना बहुत हिट हुआ। जाने माने गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार नितिन रायकवार से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग आप सुन रहे थे। रिकॉर्डिंग इंजीनियर सुषमा सुरड़कर, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।